वॉल्यूम 3 में हम चैप्टर 16 पढ़ने लगे हैं, जो कि इस हवाले से है कि जब कोई बंदा एक रियासत में जुर्म करके दूसरी रियासत में चला जाता है, मतलब कि एब्सकॉन्ड कर गया, मफरूर हो गया, तो उसको सरेंडर करने का तरीका क्या है, जिसे हम लॉ की जुबान में एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। ठीक है, फिर जहां पर फॉरेन जुरिस्डिक्शन आ जाती है तो उस हवाले से क्रिमिनल कोर्ट्स की क्या जुरिस्डिक्शन है। तो सबसे पहले पार्ट ए में हम एक्स्ट्राडिशन फ्रॉम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में से आप उस बंदे को चाह रहे हैं कि ये बंदा हमारे हवाले कर दिया जाए। तो पैराग्राफ 1 में सबसे पहले डेफिनेशंस बताइए कि एक्स्ट्राडिशन होता क्या है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब ये होता है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट को सरेंडर कर देती है उस मुजरिम को जो जुर्म करके भाग गया था। ठीक है, जिसे जरूरी हो जाता है कि पनिश किया जाए या फिर उसे कन्विक्ट कर दिया जाए। तो एक्स्ट्राडिशन लॉ की मंतिक भी यही है कि जिसमें तमाम अक़वाम के इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए इस बात को रिकग्नाइज किया गया है कि कोई भी जुर्म अनपनिश नहीं रहना चाहिए। उसके बाद पैराग्राफ 2 में एप्लीकेबल लॉ की बात की गई है। इसके हवाले से एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1972 है, जो कि आपको ये बताता है कि जो एक मफरूर ऑफेंडर है उसे किस तरह से फॉरेन स्टेट के हवाले करना है। ठीक है जी, बोले। हाँ जी, क्या हुआ मैम? मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही और मैंने मैसेज भी किए हैं आपको, शायद आपको वो मिले नहीं है। ये अभी मिले हैं आपके, मुझे लगता है आप दोनों के ना मसला है ये। दोबारा चेक करते हैं। हाँ जी, आप बताइएगा कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको, क्योंकि नेट के सिग्नल मेरी तरफ ठीक आ रहे हैं। जी अस्मा और सना, आप दोनों को मुझे आ रही है। अच्छा, बस वही है ना कि नेट का इशू है आपकी तरफ। हाँ जी अस्मा और सना, अब आ रही है। सना, आपको तो कोई इशू नहीं है। चलें आगे, फिर हम कंटिन्यू रखते हैं। जी ठीक है। अच्छा, मैं ये बात कर रही थी कि एक्स्ट्राडिशन के हवाले से एक एप्लीकेबल लॉ है जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1972 है। अब पैराग्राफ 3 में हम ये देखते हैं कि फॉरेन स्टेट्स के अगर आपने हवाले करना है एक मफरूर मुल्ज़म को, उसको सरेंडर करने का क्या तरीक़ेकार है। तो पहले मैं बता चुकी हूँ कि एक लॉ अवेलेबल है एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1972, जिसमें डिफाइन किया गया है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी किसको कहते हैं, फ्यूजिटिव ऑफेंडर किसे कहते हैं, और ट्रीटी स्टेट क्या होती है और किस तरीके से उसको उस स्टेट के हवाले करना है। इस हवाले से चैप्टर 2 लेट डाउन है। ठीक है, जिसके लिए आप सेक्शन 4 पढ़ते हैं कि आप उसी सूरत में उस मुल्ज़म को हवाले कर सकते हैं दूसरी रियासत के, अगर उनके दरमियान ट्रीटी हुई हो। ठीक है, तो ट्रीटी के तहत आप उसकी कंप्लायंस में उसके हवाले कर सकते हैं। तो इसमें सेक्शन 4 का जिक्र किया गया है एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1972 का, जिसमें ये कहा गया है सब सेक्शन 1 में कि जहां पर फेडरल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो बंदा ये मुल्जिम है या कोई इसे ऑफेंस के तहत कन्विक्शन हो सकती है जो कि किसी फॉरेन स्टेट की जुरिस्डिक्शन में आता है और सस्पिशन इन्वॉल्व है कि वो पाकिस्तान में है, तो जहां पर फेडरल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इसे दूसरी रियासत के हवाले कर दिया जाए, तो इसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है कि नहीं है। जब फेडरल गवर्नमेंट इस हवाले से मुतमिन हो जाती है तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और वो स्टेट के हवाले कर दिया जाता है। ठीक हो गया। हाँ, जिसके हवाले से ट्रीटी अवेलेबल है तो उसकी कंप्लायंस में फिर फॉरेन स्टेट के हवाले कर दिया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद पैराग्राफ 4 में देखते हैं अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ फ्यूजिटिव क्रिमिनल ऑफ फॉरेन स्टेट्स। अच्छा, इस हवाले से गवर्नमेंट फॉरेन स्टेट जो बाहर की रियासत है वो रेक्विजिशन, वो रेफरेंस दे सकती है कि अगर वो कहती है कि भाई ये जो मुजरिम है ना ये हमारे हवाले कर दिया जाए, तो किसके तहत किया जाएगा, सेक्शन 6 ऑफ एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1972। तो इस पर्पस के लिए जब कोई रेफरेंस आता है दूसरे मुल्क से, तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्डर इशू करेगी कि वहां का मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इंक्वायरी कंडक्ट करे, जो कि सेक्शन 8 के तहत इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, और इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद फिर मैजिस्ट्रेट अपनी ओपिनियन रेफर करेगा। अच्छा, अगर तो उसकी ओपिनियन के मुताबिक कोई प्राइमा फेशी केस नजर नहीं आता, मतलब बादी अल नजर या नजर आ रहा है कि बनता नहीं है कि उसको हवाले कर दिया जाए, तो फिर क्या किया जाएगा, वो डिस्चार्ज कर देगा, वो रिलीज कर देगा फ्यूजिटिव ऑफेंडर को, फेडरल गवर्नमेंट को इस हवाले से रिपोर्ट फर्निश कर देगा।
दूसरी ऑप्शन देखते हैं, अगर तो उसे ऐसा लगता है कि प्राइमा फेशिया केस बनता है तो फिर क्या किया जाएगा कि रिपोर्ट सबमिट की जाएगी फेडरल गवर्नमेंट को, और रिपोर्ट के साथ साथ ये स्टेटमेंट भी रेंडर की जाएगी कि जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर है ना वो ये डिजायर करता है, अगर वो चाहता है ना कि मेरा केस देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट उसको रिकंसिडर भी कर सकती है। ठीक हो गया जी। और अगर बेल के हवाले से प्रोविजन अवेलेबल है तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये भी हो सकता है कि या तो उसको बेल दे दी जाए या फिर ये हो सकता है कि उसे प्रिजन में इंतजार में रखा जाए कि क्या फेडरल गवर्नमेंट इस हवाले से फैसला देती है। इस हवाले से सेक्शन 10 ऑफ एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1972 आप मिला के पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हम सेक्शन 11 की बात करते हैं। इसमें देखिए मैंने पहले वाला ये रिपीट किया है कि जब रेक्विजिशन आती है ना, रेफरेंस आता है बाहर की ममालिक से कि ये बंदा हमें चाहिए, तो फिर क्या होता है, इंक्वायरी कंडक्ट होती है। वहाँ का जो मुतलका इलाके का मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उसे ड्यूटी दी जाती है कि आप इंक्वायरी कंडक्ट करें। अगर तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उसको ये लगता है कि भाई ये इस बंदे को हवाले कर दिया जाए, तो फिर रिपोर्ट के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट को मैटर कंसिडर करने के लिए रेफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर तो उसको लगता है कि केस बनता नहीं है, मतलब कि उसको नहीं हवाले करना चाहिए, तो रिपोर्ट फर्निश कर दी जाएगी, साथ उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हाँ जी सना, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है? अच्छा, आगे मैं इसका सब क्लॉज 2 पढ़ने लगी हूँ जिसमें ये कहा गया है कि जब रिपोर्ट फर्निश की जाती है तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, वारंट इशू करेगी, मतलब डायरेक्शन देगी कि किस जगह पर और किस बंदे के हवाले करना है उस ऑफेंडर को। ठीक है। अच्छा, आगे सेक्शन 12 में ये कहा गया है कि अगर 2 माह का अरसा गुजरने के बावजूद उस फ्यूजिटिव ऑफेंडर को किसी के हवाले नहीं किया गया तो फेडरल गवर्नमेंट हाई कोर्ट को भी अप्लाई कर सकती है कि इस बंदे को डिस्चार्ज कर दिया जाए। ठीक है। इस हवाले से जब डिस्चार्जल ऑर्डर्स देने हैं तो फेडरल गवर्नमेंट सेक्शन 13 के तहत रीजंस रिकॉर्ड करके उस फ्यूजिटिव ऑफेंडर को डिस्चार्ज कर देगी। ठीक है। तो ये पहला हिस्सा हमने पार्ट ए पढ़ा था कि जब पाकिस्तान से आप ये चाह रहे हैं कि इस बंदे को एक्स्ट्राडिक्शन करवा लिया जाए, दूसरी रियासत के हवाले कर दिया जाए। ठीक हो गया। तो ये हमने पार्ट ए देख लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखते हैं पार्ट सी, जिसमें ये बताया गया है कि अब ये बताएं कि अगर एक बंदे ने पाकिस्तान से बाहर ऑफेंस कमिट किया है तो इस हवाले से क्रिमिनल कोर्ट्स की क्या जुरिस्डिक्शन होगी। तो सबसे पहले पैराग्राफ 1 देखते हैं, पर्सन्स लायबल टू बी ट्राइड। अच्छा, अब इसके लिए ये होता है कि जो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है लेकिन चूंकि उन्होंने जुर्म बाहर किया होता है तो उस हवाले से भी प्रोविजन अवेलेबल है जो कि सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी है, जो कि ये रेंडर करता है कि अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं या स्टेट भी हैं, अगर सर्वेंट्स भी हैं ना स्टेट के, तब भी पाकिस्तान में आपका ट्रायल कंडक्ट होगा उन ऑफेंसेस के हवाले से जो आपने बाहर कमिट किए हैं। ठीक हो गया, समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ 4, लाइबिलिटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा देखें, जब आप लाइबल हो जाते हैं कि आपने ऐसा ऑफेंस जो बाहर कमिट किया है तो उसके लिए आपको सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी के तहत डील किया जाएगा। ठीक है। और वो इसी तरह से होगा जैसे पाकिस्तान में कमिट हुआ है। अगर आप कहीं भी वहां पर पाए जाते हैं और पाकिस्तान पीनल कोड के तहत फिर आपको सजा दे दी जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पैराग्राफ 6 देखते हैं, ट्रायल परमिसिबल ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ पॉलिटिकल एजेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें मजीद ये कहा गया है कि जब आपने एक्स्ट्राडिशन के तहत भी अगर सजा देनी है ना तो उसके लिए सबसे पहले अप्रूवल रिक्वायर्ड है। इसके लिए खास ओहदा है पॉलिटिकल एजेंट का जो कि ऑथराइज ये करेगा कि इस बंदे को सजा देनी है कि नहीं देनी। अगर उस इलाके में पॉलिटिकल एजेंट नहीं है, या आप ये समझ लें जैसे एम्बेसडर होता है, अगर तो वो नहीं है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रजामंदी जरूरी है उस बंदे को सजा देने के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, इवन इंक्वायरी नॉट परमिसिबल विदाउट सर्टिफिकेट। अच्छा, साथ ही साथ ये कहा गया है कि अगर आपने इंक्वायरी भी कंडक्ट करनी है ना उसके ऑफेंस के हवाले से, तब भी अप्रूवल रिक्वायर्ड है, उसके बगैर आप इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकते। तो इस हवाले से अदालत की भी डिस्क्रिप्शन है, अगर तो कोई अवेलेबल नहीं है तो अदालत खुद भी कॉम्पिटेंसी रखती है कि वो प्रोसेस जारी कर सकती है ताकि इंक्वायरी के प्रोसीजर को वो कंक्लूड करे। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ रही है आपको? सना, रुजीना और निदा, अस्मा। अच्छा जी, उसके बाद
हम पैराग्राफ 10 देखते हैं। कोर्ट टू रिकॉर्ड अ फाइंडिंग अबाउट नेशनैलिटी ऑफ ऑफेंडर एंड इंसर्ट इन चार्ज। देखिए जब आप चार्ज फ्रेम कर रहे होंगे ना, तो लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखें कि जहाँ की उसकी सिटीजनशिप होगी, जहाँ की नेशनैलिटी होगी, आप उसको लाजमी तौर पर मेंशन करेंगे इंक्वायरी के दौरान, ताकि परेशानी से बचा जा सके। ये ज़रूरी होगा कि अगर उसने बियॉन्ड दी पाकिस्तान या विद इन पाकिस्तान कमिट किया है, तो नेशनैलिटी का अंदराज करना ज़रूरी है चार्ज फ्रेमिंग में। अच्छा जी, पैराग्राफ 12 स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस। अच्छा, इनका एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होना है, ट्रायल कैसे कंडक्ट होना है, उस हवाले से प्रोविजंस दो पढ़ी जाएंगी, सेक्शन 188 एंड सेक्शन 189 ऑफ सीआरपीसी। ठीक हो गया? हाँ जी, समझ आइए आपको? अच्छा जी, उसके बाद ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कन्फेशन हम देख लेते हैं। कन्फेशन को मैंने 3 तरीकों से यहाँ पर तैयार किया है। एक इसमें मैंने सीपीसी का भी हवाला दिया है, मैंने क्यूएसओ का भी हवाला दिया है, और हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 का भी हवाला दिया है। तो एक तरह से हम कंपैरिजन कंडक्ट करने लगे। अच्छा, सबसे पहले तो देखते हैं कि कन्फेशन होता क्या है। कन्फेशन का मतलब ये है कि जब मुल्ज़िम क्राइम की कमीशन के हवाले से एडमिट कर रहा है और डिटेल्स फराहम कर रहा है कि किस तरह से वो वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ था, साथ ही साथ वो अपना मोटिव भी बयान कर रहा है। ठीक है, तो क्यूएसओ में 3 सर्कमस्टांसेस में कन्फेशन के इफेक्ट्स बताए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 37 में ये बताया गया है कि अगर कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के जरिए ली गई है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ऐसी कन्फेशन की बुनियाद इररेलेवेंट है। और जब अदालत को इस हवाले से यकीन है कि जो इन अथॉरिटी था पर्सन, उसने कन्फेशन निकलवाई है, और अदालत को इस बात के हवाले से यकीन है कि ये कन्फेशन इसलिए दी गई है कि उसे ये यकीन दिलाया होगा कि भाई तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा या तुम आर्जी तौर पर इस परेशानी से बच जाओगे। ठीक है, इसी का नीचे मैंने एक्सेप्शन लिख दी है, जिसमें आर्टिकल 41 37 के साथ मिला के पढ़ा जाता है कि जब इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस को रिमूव कर दिया जाएगा तो वो कन्फेशन क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 38 में आता है। देखें, पुलिस ऑफिसर को जब आप कोई कन्फेशन देंगे ना, तो वो मुल्ज़िम के खिलाफ साबित नहीं की जा सकती। अगली बात 39 को भी इसके मजीद आगे लेके चलते हैं कि पुलिस की कस्टडी में भी अगर कन्फेशन रिकॉर्ड होती, वो भी उसके खिलाफ साबित नहीं की जा सकती। साबित करने के लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर मैजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस ज़रूरी थी। ठीक है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है, उस हद तक उसके खिलाफ उसको साबित किया जा सकता है। ये आर्टिकल 40 यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, ये साथ ये डिस्कवरिंग एनी इंफॉर्मेशन आर्टिकल 40 में मेंशन है। ठीक हो गया? आर्टिकल 43 पे देखते हैं क्या कहा है। आर्टिकल 43 में ये कहा गया है कि जैसे एक जुर्म में कई मुल्ज़िमान इन्वॉल्व हैं, एक बंदा कन्फेस कर लेता है, तो उसकी जो कन्फेशन है वो एज ए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंसिडर की जा सकती है, और वो उसी कन्फेसर के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ना कि सबके खिलाफ। हाँ, कंसिडर किया जा सकता है उसे। हाँ जी, समझ आ रही है सबको? ये आपका प्रिसाइसली मैंने क्यूएसओ में बता दिया कि कन्फेशन को कैसे एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद हम सीआरपीसी में आते हैं, जिसमें सेक्शन 164, 364 और 533 ऑफ सीआरपीसी पढ़ा जाता है कन्फेशन के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले बात आती है कन्फेशन कौन रिकॉर्ड करेगा। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास रिकॉर्ड करेगा। कब रिकॉर्ड की जा सकती है? इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी हो सकती है, इंक्वायरी के दौरान भी हो सकती है, ट्रायल के दौरान भी हो सकती है। ठीक है, फिर अगर मुल्जिम अवेलेबल है तो मुल्जिम के सामने रिकॉर्ड की जा सकती है कन्फेशन, और उसे क्रॉस एग्जामिनेशन का भी मौका दिया जाएगा। और कन्फेशन जो रिकॉर्ड की जाएगी वो केस के हालातों वाक़यात के मुताबिक रिकॉर्ड की जाएगी, और किस तरह रिकॉर्ड करनी है या कैसे सिग्नेचर करने हैं, उसके लिए तरीक़ाकार सेक्शन 364 में बता दिया गया है। फिर वो स्टेटमेंट, अच्छा 164 के तहत स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो सकती है और कन्फेशन भी रिकॉर्ड हो सकती है। तो जब वो रिकॉर्ड हो जाएगी तो वो मुतलका मैजिस्ट्रेट को भिजवा दी जाएगी, जो कि कॉम्पिटेंसी रखता है कि वो उस ट्रायल को कंडक्ट कर सकता है या उसके हवाले से इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? समझ आ रही है? ये बताया गया है कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो कन्फेसर को एक्सप्लेन किया जाएगा कि उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो कन्फेशन रिकॉर्ड करवाए, लेकिन अगर वो करवाता है तो उसके खिलाफ एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है।
और उसकी वॉलंटरीनेस को चेक करने के लिए उससे सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे फिर जब मैजिस्ट्रेट मुतमिन हो जाएगा कि वॉलंटरीली दी है और उसमें तमाम तफसीलात दर्ज हैं, तो उसके ऊपर फिर सिग्नेचर कर दिए जाएंगे। अच्छा, कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वही मैजिस्ट्रेट हो जो कॉम्पिटेंसी रखता है कि वो केस सुन सकता है। ये कोई भी मैजिस्ट्रेट हो, फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो सकता है। हाँ जी, समझ आ रही है आपको? उसके बाद सेक्शन 364 देखते हैं। सेक्शन 364 के तहत ये बताया गया कि मुल्ज़म का एग्जामिनेशन कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, एग्जामिनेशन में सवालात और उनके जवाबात होंगे, जिस लैंग्वेज में उस में एग्जामिन किया गया उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड होंगे। अगर वो लैंग्वेज जैसे प्रैक्टिकेबल नहीं है कि वो इस्तेमाल नहीं होती, तो अदालती ज़ुबान में या अंग्रेज़ी ज़ुबान में, ठीक है। फिर उसको पढ़ के सुनाया जाएगा और अगर वो उसे नहीं समझ पाता तो उसको समझाया जाएगा। और इसके अंदर कन्फेसर को आज़ादी है कि वो उसमें एक्सप्लेनेशन करवा सकता है या एडिशन करवा सकता है अपने जवाब में। तो जब वो ये डिक्लेयर कर देगा कन्फेशन के बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक है जो वो रिकॉर्ड करवाना चाह रहा था, तो फिर उस पर मुल्ज़म के और मैजिस्ट्रेट के दस्तखत ले लिए जाएंगे। फिर साथ सर्टिफिकेशन तस्दीकी नोट दे दिया जाएगा मैजिस्ट्रेट की तरफ से कि उसने अपने हाथों से खुद से तहरीर की, उसकी प्रेजेंस में हुआ है और सुन के किया गया, और ये कि तमाम तफसीलात दुरुस्त है। जी, समझ आ रही है? आगे ये बताया गया कि अगर मुल्ज़म की एग्जामिनेशन मैजिस्ट्रेट ने खुद रिकॉर्ड नहीं की तो फिर क्या होगा। तो मैजिस्ट्रेट के लिए ज़रूरी है कि वो मेमो लिखेगा, मतलब तस्दीकी नोट, जो कि अदालती ज़ुबान में या अंग्रेज़ी ज़ुबान में होगा। फिर उस मेमोरेंडम को वो लिखेगा और दस्तखत होंगे उस पर, ठीक है। साथ वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा और अपनी वो ना लिखने की वजूहात बताएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं चैप्टर 13। हमने CRPC क्वेश्चन देख लिया, वॉल्यूम 3 की बात करते हैं। तो इस हवाले से पहला तो ये बनता है कि कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स, कौन से रूल्स हैं स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड करने के हवाले से, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस तो हमने देख लिया। रेलिवेंट प्रोविजन क्या है? पैराग्राफ 4 चैप्टर 13 ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3। अच्छा जी, सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस करती जाती हूँ। सबसे पहले तो ये बताया गया कि स्टेटमेंट और कन्फेशन कौन रिकॉर्ड करेगा, ये भी पता चल गया। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है, एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास भी कर सकता है। किस तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी, तो सेक्शन 364 में तरीका प्रिस्क्राइब है। फिर आगे है इंस्ट्रक्शंस बिफोर रिकॉर्डिंग कन्फेशन। ये भी हमने पढ़ लिया है कि रिकॉर्ड करने से पहले उसको ये वजाहत की जाएगी कि उसके लिए कन्फेशन रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं, अगर वो करवाता है तो उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है, ये भी देखा जाएगा। फिर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होगा कि उसने अपनी मर्जी से कन्फेशन रिकॉर्ड करवाई है, ठीक है। फिर रिकॉर्ड के साथ मेमो अटैच कर दिया जाएगा, ये भी हमने पढ़ लिया है। फिर ये कहा गया था कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए केस के हवाले से कॉम्पिटेंसी होना ज़रूरी नहीं है, ठीक हो गया, ये भी देख लिया था हमने। अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस। फिर अगर तो मुल्ज़िम मौजूद है तो उसे मौका दिया जाएगा कि वो जरा कर सकता है गवाहान की, ठीक है। के बाद मजीद अजाफा ये है कि ओपन कोर्ट में कोर्ट आवर्स में रिकॉर्ड की जाएगी, और जब रिकॉर्ड की जा रही होगी तो तफ्तीशी वहाँ पर मौजूद ना हो, ठीक है। फिर कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद उसे जुडिशियल लॉकअप में रखा जाएगा, मतलब जेल में रखा जाएगा, पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। फिर अगर आपको सब्सिक्वेंटली वो रिक्वायर्ड है तफ्तीश के लिए, तो उसके लिए आपको रिटन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आप उसकी कन्फेशन से मुतमिन नहीं हो, तब भी पुलिस कस्टडी के हवाले नहीं किया जाएगा। फिर उसे दूसरे कैदियों से अलग जुडिशियल लॉकअप में रखा जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? 7 पैराग्राफ मैंने इसलिए मेंशन कर दी है कि अलग से रेफरेंसेस हैं। अच्छा जी, पैराग्राफ 13 के तहत कन्फेशन रिकॉर्ड करने के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि पुलिस को बाहर भिजवा दिया जाएगा और उसे कुछ टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए, जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड करवाने के लिए लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि वो जो कन्फेशन जो रिकॉर्ड की जाएगी वो पुलिस को हैंड ओवर नहीं की जाएगी। हाँ, उसकी वो कॉपी ले सकता है, अगर वो डिज़ायर रखता है तो वो भी उसको वहाँ पर तहरीर करनी पड़ेगी अदालत के सामने, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे तरीक़ाकार बताया गया कि किस तरह से आप मुल्ज़िम को एग्जामिन कर सकते हैं। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये वही सारा प्रोसीजर है जो सेक्शन 364 ऑफ CRPC में बता दिया गया, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको? अस्मा, रुजीना, सना और निदा, समझ आ रही है?
अच्छा, उसके बाद अब ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कोई प्रोपोजिशन बना के कि ये बंदे पेश हुए हैं, ये अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो बताएं कि आप कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड करेंगी एज अ जज। ठीक है, ये पूरा मैंने स्पेसिमन दे दिया है और अदालती कार्रवाई में इसी तरह कन्फेशन रिकॉर्ड होता है। ये जस्ट आपने एज इट इज़ याद कर लेना है, इसमें सिर्फ नामों की एडिशन होगी और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे तारीख आएगी, फिर प्रेजेंट में लिखा होगा ऑल अक्यूज पर्सन्स या जो पेश हुआ है, आईओ गुलाम फरीद अलॉन्ग विद रिपोर्ट। ठीक है, ऑर्डर पुलिस हैज रिक्वेस्टेड फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी ऑफ द अक्यूज नेमली जो भी है, इट हैज बीन इन्फॉर्म टू डैश दैट शी और ही इज नॉट बाउंड टू गेट रिकॉर्ड हर, या फिर हिज लगा दीजिएगा, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी एंड इफ शी या ही does so can be used as evidence against him. A time of half an hour is given to think over. All the unconcerned people have been ordered to leave the courtroom. इस तरह की वर्डिंग होती है, उसे फिर टाइम दिया जाता है, ये अनाउंस्ड है और इधर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर की जगह XYZ, ठीक है, तारीख आप चेंज कर दीजिएगा। फिर वो दोबारा पेश करते हैं उसे, अगर वो स्टिल इंसिस्ट कर रहा है कि मेरी 164 के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली जाए, तो फिर उसे सवालात पूछे जाते हैं वॉलंटरीनेस को चेक करने के लिए, जैसे डू यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, डू यू अंडरस्टैंड दैट योर statement is being recorded by magistrate and that if you make a confession it may be used as evidence against you. yes और no में आपने जवाब देना है। ठीक है, ये 5-6 सवालात हैं। उसके बाद वो नीचे लिख देगा I have got myself satisfied that dash wants to get record her statement with her or his own free consent, therefore his or her statement is there hereby recorded। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली जाती है, यहाँ तो आप XX लिखोगे। अच्छा, अपॉर्चुनिटी दी गई थी लेकिन उसने ऑप्ट नहीं किया था कि वो प्रोसिक्यूशन को क्रॉस एग्जामिन नहीं करना चाहता था, अनाउंस, और इसी तरह दोबारा से रिपीट होगा, फिर वो सर्टिफिकेशन दे देगा कि मैं मुतमिन हूँ कि ये अपनी मर्जी से दे रहा है, वही वाली जो वर्डिंग हमने CRPC में देखी है। ठीक है, ये इस तरह से कन्फेशन रिकॉर्ड होती है, आपने एज इट इज़ इसको याद कर लेना है, जस्ट नाम चेंज होंगे इसमें। हाँ जी, समझ आई है आपको? कोई सवाल आपका? अब आप मुझसे पूछें जी।